मामा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। वाओ मोमाज बॉय। एडवांटेज ऑफ डूइंग अ कैरेक्टर लाइक रोसेश वो ये है कि ये किरदार आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा। बॉडी ऑफ वर्क विच वी टॉक अबाउट, तो मुझे नहीं लगता है कि जितने कैरेक्टर्स मैंने किए होंगे शायद किसी ने इंडस्ट्री में किया होगा। आई एम नॉट सेइंग इट बिकेम अ हिट और सुपर हिट, बट इट वाज ऑलवेज एक्सेप्टेड। राजेश के पिताजी एक दूसरे गांव से गए आए थे बिहार में, वो गांव कौन सा था? उस गांव का बड़ा यूनिक नाम है और मैं उस बहुत एडवांटेज उठाता था। छुट्टी पे पिताजी अगर कहीं नहीं लेके जाते थे तो लोग पूछता था कहाँ जा रहे हो इस बार छुट्टी में, तो मैं कहता था बर्मा। बर्मा तो लगता था विदेश जा रहे हैं, जबकि वो गांव का नाम बर्मा है। बर्मा था, वाह बहुत कूल था ये तो। आज तक हम उसका फायदा उठा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्मॉल टाउन्स बिग स्टोरीज। और आज हमारे साथ कोई खास मेहमान नहीं, खास दोस्त हैं राजेश कुमार, जो बिहार के गया में बड़े हुए और अब हर जगह बढ़े हुए दिखेंगे। आइए मिलते हैं राजेश से। राजेश की कहानी उन्हीं की जुबानी। राजेश, कहाँ से शुरू करें? गया से। गया से? ये तो गया गुजरा बात है। क्योंकि गया सुनते ही बचपन की मेरी जो याद आती है, जब मैं रांची चाईबासा में बड़ा हो रहा था। हम पैदा रांची में हुए थे। क्या बात है। तो हम शहर बाय बर्थ। तो गया से तिलकुट बहुत आता था। हाँ। तो आप अपनी क्या आपकी यादें? तिलकुट है, अनरसा है। अनरसा गया का बहुत अच्छा है, खोआ हुआ डाल करके, खास करके ठंड के मौसम में उसका मिलता है। गया 5th स्टैंडर्ड तक हम वहाँ थे। नाजरत एकेडमी एक स्कूल था, तो वहीं पढ़ाई हुई थी। गया यूनिक इसलिए रहा है बिकॉज मेरे पिताजी ने उस समय जब वो ढूंढ रहे थे कि उनको जीवन में क्या करना है, तो गांव से शिफ्ट होकर के जब शहर में आए थे और घर लिए थे गया में, तो पहला बिहार में वीडियो क्लब मेरे पिताजी ने शुरू किया था। क्या बात है। वो लेगेसी जो है इस मीडियम की वहाँ से है। मतलब पहला वीडियो क्लब इन टर्म्स ऑफ कि मेंबरशिप लोग लेते थे, जो एलीट क्लास गया का था। और 200 रुपया कुछ महीने के पूरी फैमिली का एक मेंबरशिप होता था। कैसेट जो है वो कलकत्ता से आता था, तो VCR में, और वेस्टर्न का टीवी था उसके ऊपर, और वो सोफा ऐसे लगा के। हाँ, तो वो बाकायदा वीडियो क्लब चलता था वहाँ पे। तो हमारा घर आज भी वहाँ पे लोग जानते हैं तो वीडियो क्लब के नाम से ही जानते हैं। वाह वाह वाह। तो तब मालूम नहीं था कि उनको उनके घर में एक एक्टर पैदा हुआ जो वहाँ बड़ा हो रहा है। वाह। जो गया से आया। और उस वीडियो क्लब में एक फिल्म के लेकर के मेरी बहुत पिटाई हुई थी, और वो थी राम तेरी गंगा मैली। अच्छा, आप अलाउड नहीं होंगे देखने के लिए। मतलब राम तेरी गंगा मैली काफी छोटे में आप अलाउड नहीं। तब कहा जाता था गंगा को थोड़ा साफ हो जाने दो तब देखना। और गया का सबसे मजेदार जो मुझे याद है वो है कि साइकिल चलाना गया में ही आदमी सीखा था। वो हाफ पेडल वाला नहीं, वो 24 इंच का साइकिल, हाफ पेडल कैंची। वो हम गया एयरपोर्ट के रनवे पे सीखे थे। मतलब अब जब लैंड करते हैं गया में ना, तो अब तो चीज़ें बदल गई हैं, बट उस समय एयरपोर्ट नहीं एरोड्रम हुआ करता था। वाह, बिल्कुल। तो उसके रनवे पे ही हम साइकिल चलाना सीखे थे, क्योंकि वहाँ गिरे भी तो ठीक है। मतलब तो अभी भी जब आप जाते हैं और लैंडिंग के समय आपको वो विजुअल्स आते होंगे? एब्सोल्यूट वही विजुअल आता है, वही फ्लैश आता है कि जिस साइड से जनरली ये प्लेन लैंड करता है, तो दैट यूज्ड टू बी माय टेक ऑफ ट्रैक। ये ट्रैक फॉर साइकिलिंग। क्या बात है, ये विजुअली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि वहीं पे चलाना आदमी सीखा, क्योंकि तब तो वो छोटे 2 सीटर 3 सीटर प्लेन कभी कभार लैंड किए तो किए। सो इट वाज अ वेरी स्मॉल थिंग। एंड हमारा जो एरिया है गया में, गया कॉलेज रोड पे, वहाँ कुछ नहीं बदला है। रीज़न कि थोड़ा सा सरकारी सर्किट हाउस, DM कोठी और SP कोठी और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब नहीं बदली हैं। तो वो सड़कें पे जो घर हैं वो एज इट इज़ ही हैं। तो द मोमेंट आप सड़क पे उतरते हैं तो फ्लैशेस मतलब चलता है। उस समय लगता था कि बहुत बड़ा है सब कुछ, क्योंकि हम लोग छोटे थे। अचानक अब जब आप जाते हैं ना, तो लगता है कि इस घर को लेकर के क्या थॉट था मेरा, कि कितना बड़ा घर है। फिर अपना ही घर लगता था कि यार ये तो एक्चुअली छोटा था, मतलब इट वाज नॉट दैट बिग।
वो होता है हम सभी लोगों इनफैक्ट के एक इमली का पेड़ है अभी भी वहाँ पे। इमली का? इमली का, क्योंकि गया में पिटाई बहुत हुई है पिताजी से, तो गया इज ऑल्सो इन माई मेमोरी बिकॉज मैं यहाँ भी पिटा हूँ, मैं यहाँ भी बाप से पिटा हूँ, मैं यहाँ भी पिताजी ने मारा है मुझे। तो वो जगह जगह मुझे चप्पा चप्पा पता है कि कहाँ कहाँ पे पिटाई हुई है मेरी। तो हमारे घर के पीछे थोड़ा सा 100 मीटर की दूरी पे एक इमली का पेड़ है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक बार, पिताजी ने कुछ डांटा था या क्या हुआ था, तो मेरी बड़ी बहन ने मुझे बोला कि तुम लोग भाग जाओ घर से और इमली के पेड़ पे के पास जा कर के मेरा वेट करना, फिर हम आएंगे, तब तक हम यहाँ संभाल के रखते हैं। तो मैं और मेरी बीच वाली सिस्टर, हम लोगों ने लिटरली डंडे में वो पोटली बनाया था और हम वहाँ से भागे थे और इमली के पेड़ के पास क्योंकि हम घर छोड़ देना चाहते थे। एक सुंदर कहानी का स्क्रीन प्ले लग रहा है कि भाई बहन दोनों पोटली लेके घर से भागे और इमली के पेड़ के नीचे हैं। क्योंकि तब वो आप नंदन चंपक और वो कॉमिक पढ़ते थे, उसमें आपको विजुअल था ना कि वो पोटली में ही ऐसे रहना है और ऐसे ही जाना है। तो इमली के पेड़ के पास पहुंचे और थोड़ी देर में सफ़ेद कुर्ते पैजामे में फिर से पिताजी दिखे। तो पता चला कि मेरी सिस्टर पलट गई, जा करके पापा को बोल दिए लोग भाग गया है, इमली के पेड़ के पास इंतजार कर रहा है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। मुझे आपकी कहानी से वो बात याद आई, एक मेरे छोटे शहर में एक छोटा लड़का था राम, और राम लेता था लोगों से पैसे कि दूसरों के बागान से आम वगैरह चुरा के लाता था। तो राम ने अपने एक असिस्टेंट रखा हुआ था। तो राम एक बार पेड़ के ऊपर चढ़ के आम तोड़ रहा था और झोले में डाल रहा था। तब तक वहाँ के जो होंगे सुरक्षाकर्मी, उन्होंने उनको भनक लगी और वो आने लगे। और जो नीचे उसका सहायक था उसने देख लिया, तो नीचे से इसने चिल्लाया, भाग राम तेरी मौत। और राम जंप फ्रॉम द ट्री और दोनों भाग गए। हम लोग वहीं पास में थे और सब लोग हंसने लगे। लोगों ने मतलब उसको, वो कॉमेडी में चीजें बदल गई कि किस तरह इन्फ्लुएंस होता था कॉमिक्स और सिनेमा का। और डायलॉग्स पे भाग राम तेरी मौत, बस उतने में ही कहानी हो जाती। तब से हमारी मेमोरी में दोस्तों के बीच रेफरेंस में उस राम का नाम हो गया भाग राम तेरी मौत। हम आज तक नंदन में एक चुटकुला पढ़े थे, वो आज तक हमको समझ में नहीं आया वो चुटकुला क्यों कहा गया उसको। उसमें लिखा हुआ था, राम क्या तुम रोटी खा रहे हो? श्याम नहीं मैं दाल खा रहा हूँ। हाँ ये आज तक मैं डिसाइफर नहीं कर पाया कि ये क्यों जोक था। मुझे लगता है राइटर्स ब्लॉक हो गया होगा उसकी राइटर को, और उसको जगह भरनी होगी। आई नो, नंदन चंपक वगैरह ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था उस समय का। मेरी मेमोरी में वो आप कितने बुद्धिमान हैं हमेशा है कि 2 तस्वीरें सिमिलर होती थी और उसमें ढूंढिए 10 फर्क है, 10 अंतर है। करेक्ट कि आप अगर 4 ढूंढते हैं तो आप बेवकूफ हैं, 7 ढूंढ लेते हैं तो आप औसत बुद्धिमान, 10 है तो आप बहुत बुद्धिमान है। बहुत बुद्धिमान की श्रृंखला होती थी। जो अगली किताब लेते थे वो CSR ही लेते थे। हाँ, बिल्कुल, कंपटीशन सक्सेस या प्रतियोगिता दर्पण, बिल्कुल। और जिसके उसमें संपादकीय में, ऐसी पुस्तकों की मैगजीन्स के संपादकीय में बहुत उपदेशात्मक, करेक्ट, कि कर्तव्य ही और मेहनत और निष्ठा से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते। मतलब जो देख रहा होगा उसको ऐसा तो नहीं लग रहा है एलियन आकर के बात कर रहा है। हाँ, ये एलियंस के लिए है, एलियंस के लिए ही है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्ट लेते हैं उन लोगों में जो छोटे शहरों से आकर, जिन्होंने अपने बड़े सपनों को साकार करने की दिशा में काम किया है और कुछ रिजल्ट्स भी पाए। आज हमारे साथ जैसे राजेश हैं, राजेश के पिताजी एक दूसरे गांव से गए आए थे बिहार में। वो गांव कौन सा था? उस गांव का बड़ा यूनिक नाम है और मैं उस बहुत एडवांटेज उठाता था, क्योंकि छुट्टी पे पिताजी अगर कहीं, वैसे तो घुमाते थे बट अगर कहीं नहीं लेके जाते थे तो लोग पूछता था कहाँ जा रहे हो इस बार छुट्टी में, खास करके हॉस्टल में। तो मैं कहता था बर्मा। हाँ तो लगता था विदेश जा रहा है, जबकि वो गांव का नाम बर्मा है। बर्मा था, वाह बहुत कूल था ये तो। आज तक हम उसका फायदा उठा रहे हैं। आपका विलेज कहाँ है? बर्मा। आई एम फ्रॉम बर्मा। सुपर्ब। तो गया से आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, आपकी मेमोरीज में चीजें होंगी, राइट। तो अपने छोटे से शहर से वो कौन सी 3 चीजें आप लेकर आए जिससे आपको मुंबई में बहुत मदद मिलती है, अपना मुकाम हासिल करने में हेल्प मिलती है? आई थिंक एक तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि जब आप खुले तौर पे जीते हैं ना, स्पेस जब आपका सीमित नहीं होता है, जो खास करके अगर हम बम्बई जैसे जगहों पे देखते हैं
कि हर चीज़ यहाँ पे पॉकेट्स में बनाया हुआ है। ये जिम है, ये स्विमिंग पूल है, ये घर है, ये किचन एक्सेल है। शीट में जीवन। हाँ, एक्सेल शीट। जब आप वहाँ वैसे शहर से आते हैं ना, तो आपको स्पेस वाइज आपका अपना घर जो है वो आप पूरी सोसाइटी को अपना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इट्स अ वेरी इंक्लूसिव वे ऑफ लिविंग, आई वुड से दैट। छोटे शहर ना आपको अचानक सबसे मिलने पे प्रेरित करता है बिल्कुल। और सबको अपनाने के लिए मतलब पायदान मिलता है जहाँ पे आप सबको अपना सकते हैं। तो इंक्लूसिविटी सही मायनों में वहाँ हम सीखते है, हैं। exactly, बिल्कुल है। exactly. क्योंकि आपकी बात से मुझे याद आता है, हमारे घरों में भी माता जी खाना वाना बना दिया करती थी, लेकिन वो श्योर रहती थी कि घर के सब लोग खाएं, जरूरी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। क्योंकि आपका बच्चा हो सकता है पड़ोस में खा के आ गया है, और पड़ोसी का बच्चा आपके यहाँ खा रहा है। राइट। तो लोग खाना बनाते थे, काम होता था, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी थोड़ा family ज़्यादा के ही members- होता और था। ज़्यादा ही होता था। ज़्यादा ही होता था। और अभी भी मुझे ये लगता है, जो हम लोग, मैं यहाँ पे भी उस चीज़ को कई बार करता हूँ। इनफैक्ट हमारी पत्नी सवाल कर देती हैं, बिकॉज शायद उनके यहाँ ऐसा नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो तो खैर शुरू से ही मुंबई में रही हैं। जैसे सुबह अगर निकलना भी है या कुछ इस तरह का है कि अगर कोई ट्रेन से जा रहा है या कोई इससे जा रहा है, तो पराठा भुजिया बनने में समय नहीं लगता था। हाँ। और जो आज मैगी या सैंडविच को लोग मानते हैं कि सबसे ज़्यादा बनता है, उससे कम समय में भिंडी का भुजिया और पराठा बनता है। और वो चीज़ अभी भी आपके सिस्टम में ना है बिल्कुल कि है। कोई जा रहा है या कुछ है। अभी मुझे ही अगर मेरी फ्लाइट फॉर एग्जांपल 2 बजे है, आपको एयरपोर्ट पहुंचना है 12 बजे, आप घर से निकल रहे हैं 11:30 बजे, अब आपका पूरा लंच का टाइम तो गया, तो आप ब्रंच ही करेंगे। तो ब्रंच क्या होगा? तो पराठा भुजिया होगा कि टेस्टी भी है और फिलिंग भी है। करेक्ट। और उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि है व्हाट टू ईट। हाँ, और उसमें ये भी नहीं है कि अरे मतलब भून रहे हैं प्याज वगैरह। अगर आप तरीके की सब्जी है तो वो हो गया, पक जाए और नमक पर्याप्त हो। नमक पर्याप्त हो। एक वो इंक्लूसिव वाली बात है, ये पराठे वाली बात है। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना, बहुत इग्नोरेबल सा है, लेकिन वो मेरे लाइफ में आज भी मुझे बहुत एक्साइट करता है। और शायद जो हम फार्मिंग वार्मिंग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो एक सुर्रा जो है वो गया से आया हुआ है। गया का जो केदार मार्केट है ना, जहाँ पे सब्जियों की मंडी लगती है, मैं सब्जी खरीदने का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, उस समय तो ये केमिकल फ्री सब्जियां एक्चुअली होती थी। जो आज ऑर्गेनिक बोल रहे हैं, वो तो नेचुरली था। नेनुआ जैसे पसेरी में खरीदता था आदमी। नेनुआ कभी 1 किलो या आधा किलो का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आप अगर गए हैं किसी सब्जी वाले के पास, तो आपने सीधे 5 किलो का ही दाम पूछा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके घर में 6 लोग हैं, तो तुरई गलेगा, वो तो पूरा थोड़ा ही होना है, तो आपको 5 किलो तो चाहिए। तो आज भी सब्जी खरीदने का जो पूरा है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं 7 साल की उम्र से ही सब्जी खरीद रहा था। एंड आई यूज्ड टू फील वेरी एक्साइटेड। टुडे आल्सो इट एक्साइट्स मी। मुझे हमेशा इन सब्जियों का दर्शन बड़ा अच्छा लगता है कि हम सब लोग जब बहुत एरोगेंट होते हैं तो कटहल होते हैं, फिर जब हम हम्बल होते हैं तो नेनुआ हो जाते हैं। तो जिंदगी की ये जो यात्रा है वो कटहल से होकर नेनुआ होने की यात्रा है। सही में मैं अपने ऑडियंस को ये बहुत खुशी से बताना चाहता हूँ कि राजेश सिर्फ किस्सों के ही नहीं, फूलों और सब्जियों के भी कारोबारी हैं। ये बहुत सारे किसानों से जुड़ाव है इनका, और इनका कुछ काम है खेतों से लेकर संबंधित। वो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में भी हमारे ऑडियंस को बताएं। खेती जो है वो 2017 से प्रॉपर कूद गया आदमी। रियलाइज़ किया कि अगर आप बिहार में हैं और आप बिहार में अगर आपकी ज़मीन है, तो आप एक्चुअली गोल्ड माइन पे बैठे हुए हैं। क्योंकि तब तक मैंने जब पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया और सारे खेतों में गया ना, तो अलग अलग जगह पे जाने पे रियलाइज़ किया कि पानी का लेवल जो है वो सब जगह डिप हो करके 500, 550, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन टू 2000 फीट। तो जब आप ऐसे जगह घूमते हो ना कि अब ज़मीन में ही पानी नहीं बचा है खेती करने के लिए, वहाँ पे एक बिहार है जहाँ अभी भी आप बोरिंग करते हैं तो पानी का लेवल 25 फीट पे है। सो बेसिकली आने वाले समय में यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, क्योंकि पानी होगा तभी आप फसल उगा सकते हैं, जो कि रैपिडली, उतना रैपिडली नहीं गिर रहा है जितना सब जगह पानी का लेवल ड्रॉप हुआ है। तो एक तो वो कारण था, थोड़ी सी अवेयरनेस थी, थोड़ा नेक्स्ट जनरेशन को लेकर के एक सोच थी कि इतनी जानकारी अगर मिल गई है, इतने पढ़े लिखे हैं आप,
तो आप अपने आप से भी तो सवाल करें कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट इज़ पार्ट ऑफ इट, आपका अपना जीवन यापन उससे हो जाता है, आपकी अपनी सिक्योरिटी बनी रहती है, बट कुछ है जो आप अलग कर सकते हैं, नया कर सकते हैं। आई थिंक गया छोटा शहर ऑलवेज प्लेज अ बिगर रोल इन दिस, दैट हम किसी भी उम्र में हो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप छोटे से शहर को छोड़ के एक बड़े शहर में आकर के अगर आप अपनी जगह बना सकते हैं तो आप कोई भी बड़ा सा काम को बहुत तरीके से अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई थिंक कि स्मॉल टाउन ऑल्सो प्लेज दिस। तो आप में एक उद्यमिता, एक एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए भी हाँ, एक सपोर्ट की तरह छोटे शहर के संस्कार ने और के मूल्यों ने आपको मदद की। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मतलब आज भी जैसे गया अगर आदमी जाता है या अपने गांव ही जाता है, आपको बतौर सेलिब्रिटी तो कोई देखता ही नहीं देखते है। हैं, हाँ। मतलब उसमें आपको गांव में चलते चलते कुछ लोग मिलते ही हैं जो बोलते हैं बउआ हम खेले लिए वो हल तो रहा गोदी में। मतलब आज भी वही हो जाता है कि अच्छा, तो पिताजी बोलते हैं कि अरे इनको पहचान रहे हो, फिर देन यू हैव टू गो फ्लैशबैक कि अच्छा नहीं अब तो नहीं पहचान रहे हैं, तो नहीं पैर छुओ, वो वाला जो कल्चर है एक। सो अभी खेती किसानी यही है कि एक्साइट करता है और काफ़ी हद तक एक सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन है। अगर इससे बिजनेस बन जाता या पैसे आते तो दिस ऑल्सो इज़ अ गुड मॉडल फॉर द यंगर जनरेशन जो खेती किसानी से दूर हो चुके हैं, जिन्होंने बचपन में किताबों में सिर्फ यही पढ़ा था, एक गरीब किसान था, एक असहाय किसान था। कि किसान गरीब और असहाय ही होता है। असहाय होता है, उसको बदलने की जरूरत हाँ। तो जब तक आप एजुकेशन सिस्टम से उसको उन पन्नों को नहीं फाड़ेंगे तब तक वो दिमाग में तो है, बहुत ज़रूरी हमेशा बैठा रहेगा। तो छोटे शहर ने ये सारे जादू किए। और गया के बाद आप कहाँ गए? गया के बाद फिर उससे थोड़ा सा बड़ा शहर पटना। पटना में, लेकिन पटना में एक्चुअली सिर्फ 2 ही साल रहा। पटना शहर को मैं बहुत अपना नहीं कह पाता हूँ जितना मैं गया को कह सकता हूँ, बिकॉज उसके बाद फिर सीधा उससे छोटे शहर में पटना को आपने टच मात्र किया। टच मात्र ही है। मतलब पटना से हम सहला लोग कर बढ़ गए। आज माता पिताजी गांव वापस चले गए, लेकिन पटना से ये नहीं हुआ कि हम गए हैं तो इमोशनली टूट गए हैं, लेकिन गया वापस गए हैं तो वो इमोशनली जुड़े, तो वो यादों में गए। यादों में गए वो, तो क्योंकि उनकी भी लाइफ की एक शुरुआत थी ना वहाँ से। जी जी। तो वो था। और उसके बाद फिर और छोटा शहर देहरादून, तो जहाँ पे उस ज़माने में पैदल आदमी चल लेता था। विक्रम जो वहाँ चलता है एक ऑटो, उसको विक्रम बोलते हैं देहरादून में। तो वो सब काफ़ी महंगा था क्योंकि आप हॉस्टल में रहते थे, तो एवरेज आप दिन भर, मतलब अगर छुट्टी होती थी हॉस्टल से और सुबह 9 से शाम के 6 बजे रिपोर्टिंग टाइम होता था, उस 9 घंटे में आप नहीं करके 15-20 किलोमीटर तो वैसे ही चल लेते थे। एंड वो भी शहर बहुत छोटा लगता था, जो आज इतना कंजस्टेड हो गया है देहरादून भी काफ़ी। बट उस समय की मेमोरी, वो IMA के स्टूडेंट्स जो कैडेट्स थे, वो विद ग्रे ट्राउजर, आई रिमेम्बर प्रिसाइजली, ऑन साइकिल, हैंडसम लुकिंग, यू नो, ऑल दिस गाइस, फिट बॉयज, वही 24 इंच की साइकिल, ग्रे ट्राउजर, ब्लैक शूज, वाइट शर्ट, और एक उनकी टाई होती थी ग्रे और रेड स्ट्राइप्स में, और क्रू कट एकदम। तो बड़ा इंस्पायर करते थे यार। तब लगता था कि आर्मी में ही जाना चाहिए। वेल यूनिफॉर्म्ड या और फिट। हाँ, एब्सोल्युटली, बिकॉज और नो वन इज क्वेश्चनिंग, करते क्या हो, टाई से ही पता चल जाता है क्या है। और वहाँ से फिर दिल्ली, और दिल्ली से मुंबई। तो इतने सारे छोटे शहरों का कंट्रीब्यूशन हुआ द राजेश कुमार की मेकिंग में। यस यस, एब्सोल्युटली। तो इन जगहों से जाहिर है आपने कई किरदार भी उठाए होंगे, कई लोग आपको छोटे शहरों की याद आते होंगे, जिनसे मिलते जुलते किरदार जब आप अब स्क्रीन पे करते हैं तो रेफरेंस आ जाते होंगे। कुछ आप बताना चाहेंगे? और रेफरेंस मैं यही बोलूँगा कि हिंदी बोलने में थोड़ी सुधार हुई। रीज़न ये था कि बिहार से जब आप पहली बार देहरादून गए थे तो अचानक हमसे मैं पे उतरना पड़ा। और क्योंकि बहुत समय तक जिनको अगर नहीं पता रहता है कि मैं बिहार से हूँ, वो पकड़ ही नहीं पाते कि मैं बिहार से हूँ। आई थिंक द रीज़न ऑल्सो इज़ बिकॉज lack of that those vocabularies, typical vocabularies.
र ड स श ये सारे जो थे, ये सारी जो चीज़ें प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह है जो मुझे याद है कि एक बार स्कूल में कुछ कोई बदमाशी कर रहा था, तो उस समय नया नया गया था, तो अचानक से मतलब है सर मुझे कंप्लेन करनी है। क्या सर? मैं वहाँ बैठा हुआ था, मुझे उसने ढेला मारा। तो अब एक शब्द से पकड़े जाते हैं ना कि ढेला मारा। तो वो सब प्रतीक चिन्ह जो है वो छूटते गए हैं। क्योंकि ढेला काफी, ना सिर्फ बिहार में, पूरे काऊ बेल्ट में ढेला सब समझ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे नहीं समझते। क्योंकि मुझे याद है, आपको मैं फिर उस पे लाता हूँ, ढेला से याद आया, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो कोई गया से ही हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने सेकंड फ्लोर से नीचे हमारे मकान मालिक को बोला कि मैं बिग रहा हूँ, आप लौक लीजिए। तो वो सरदार जी थे, उन्होंने बोला तू क्या कर रहा है? तो बोला मैं बिग रहा हूँ, और मैं क्या कर लूँ, आप लौक लीजिए। तो उनको फिर जाके दूसरे दोस्तों को समझाना पड़ा कि वो फेंक रहा है अब तक, आप उसको पकड़ लीजिए। तो बोला मैं बिग रहा हूँ, आप लौक लीजिए। तो इस तरह प्रतीक चिन्ह लेकर हम लोग अपने अपने छोटे शहरों से आते हैं, माता पिता की सीख लेकर आते हैं और प्रतीक चिन्ह लेकर आते हैं। याद आ रहा है कॉलेज के टाइम पे किसी के साथ हुआ भी था कि वो बाइक स्टार्ट कर रहा था जुबली हॉल के पास, और उसको हिंदू कॉलेज जाना था, तो बहुत देर तक बाइक स्टार्ट करता रहा। तो कोई जा रहा था बंदा, उसने पूछा क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? कह रहा देखने यार, पता नहीं तब से स्टार्ट हो रहा, बत्ती नहीं बर रही। तो वो एक बात है कि मतलब मेरी फेवरेट कलर कार यार वो मिल ही नहीं रही थी। क्या है फेवरेट कलर? भाई ब्लू है यार, ब्लू ही नहीं मिल रही। तो वो जो एक वो उनका प्रतीक चिन्ह था। क्योंकि मुझे किरदार मिले, मुझे बहुत खुश होते थे, और जब उनको मन करता था कूल बनना है तो बहुत सुविधा से हर ज पे नुक्ता लगा देते थे, और हर स को श बोलते थे। ये आज हम झेल रहे हैं कि जानू, you know? सुनना मतलब, और वो वैसे आमतौर पे साफ बोलते थे, ऐसा बोल रहे मतलब ही इज वेरी हैप्पी। जान सुनिना, दैट इज वेरी हैप्पी। ये उनका सांकेतिक, उनके भाषा में ये उनकी भाषा में वो भी होता है ना, खाना खा लिया, खा पे भी नुक्ता लग जाता है, खा लिया। एक मुझे याद है, एक इंटरव्यू में कोई पूछ रहा था जावेद साहब से कि बहुत दिक्कत होती है कहाँ, मतलब उर्दू और हिंदी में डिफरेंस शेड करने में। तो उन्होंने बोला कि भाई जहाँ तक आप समझ पा रहे हैं वो सब हिंदी है, और जहाँ से समझ में नहीं आ रही है बातें वो उर्दू मान लीजिए उनको। He made it so simple. हाँ, आई एम डूइंग दिस शो ना अभी, फ्रीडम एट मिडनाइट, प्लेइंग लियाकत अली खान, जो वहाँ लियाकत मतलब उसके चक्कर में बहुत सीख रहा हूँ मैं अभी नया नया। काफ़ी सारे नए वर्ड्स हैं, वोकैबुलरी है, कहाँ पर है। आज तक हमें कानून बतिया रहे हो, अब कानून आ गया है, तो का हैज़ अ सर्टेन साउंड। तो मैं अपने बेटों को सिखा रहा था, वो नहीं पकड़ पा रहे थे, वो कह रहे वो तो बहुत डिफिकल्ट है। मैंने कहा अभी सीख लो बेटा, बाद में। तो उसमें बहुत सिंपल एक्सक्यूज़ है कि भाई हिंदी में तो नुक्ते हैं नहीं। करेक्ट। तो अगर आप नहीं लगाते हैं और कोई टोके तो बोले मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, I'm talking in हिंदी। तो आपको अगर उर्दू में सुनना आप लगा लीजिए। हमारे साथ राजेश हैं। राजेश को हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा लोग रोशेश के रूप में सबसे पहले देखकर हमेशा खुश हो जाते हैं, और मुझे रोशेश, गब्बर सिंह और भिखू मात्रे, इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में बात करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि अपनी शुरुआती चरित्र के बारे में इन तीनों कलाकारों ने, चाहे अमजद खान हो, मनोज वाजपेयी हो या राजेश कुमार हो, अपनी शुरुआती चरित्र डेब्यू में उन्होंने इतना बड़ा किरदार वो कर गए कि अमजद खान और मनोज वाजपेयी की काफ़ी लंबी लड़ाई रही उस कैरेक्टर से इतर कुछ करने की, बड़ा और वैविध्य वाला करने की। राजेश, क्या आप अपने दूसरे किरदारों के बारे में बताना चाहेंगे जो आप प्ले कर रहे हैं? क्या आपके पास रोशेश जैसे ही किरदारों के ऑफर आते हैं, सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसा, या आप आते हैं और मना कर देते हैं? उसके बारे में ज़रा अपनी विविधतापूर्ण बॉडी ऑफ वर्क के बारे में जो आप कर रहे हैं, प्लीज़।
रोसेश दोबारा लिखा नहीं जा सकता है. रोसेश कैन ऑलवेज बी अ रेफरेंस. रोसेश इन इटसेल्फ इज अ डिक्शनरी. वो छप गई किताब, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते. रोसेश विल नेवर वर्क इन आइसोलेशन. रोसेश किरदार को वर्क करने के लिए उसके साथ जो कॉग एंड व्हील और जो है वो मोमा चाहिए, वो पिताजी चाहिए, वो साहिल चाहिए, वो मोनिशा चाहिए. विदाउट विच रोसेश इन आइसोलेशन विल नेवर वर्क. इट कैन बी वन ऑफ एंटरटेनर. कहीं पे आपने कविता पढ़ दी, कहीं एड में आपने कविता उस तरीके से कर दिया जी. अभी जो मदर्स डे पे पोएम्स गई हैं, सो दैट इज वन ऑफ रोसेश कैन डू, बट नॉट बियॉन्ड दैट. एडवांटेज ऑफ डूइंग अ कैरेक्टर लाइक रोसेश वो ये है कि ये किरदार आपको कभी बूढ़ा नहीं होने देगा. आप कितना भी एज करते जाएं, रोसेश ही बूढ़ा होगा. राजेश विल नेवर बी सीन एज अ ओल्ड गाय, ही विल बी ऑलवेज सीन एज अ रोसेश. जो योग में यू मस्ट बी अवेयर, बहुत जैसे गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे आकर के जब वो महासमाधि आदमी लेता है ना, उसको निर्विकल्प काया कहते हैं. दैट यू आर फिक्स्ड इन एन एज. आप उसी उम्र में हमेशा रहते हैं, अनंत अनादि तक रहते हैं. तो रोसेश आई थिंक इज लॉक्ड in period. That's a state of mind. That's a state of mind because everyone, I mean, third generation is picking it up. You know, so they do not want to see you grow old. They do not want to see Rosesh. For them, they do not want any change in Rosesh. तो उसके कारण एज बतौर एक्टर ना आप हमेशा जवान रहते हैं. काफ़ी बहुत बढ़िया इंटरप्रिटेशन है और बहुत वेरी वेल पुट. एंड आई मीन आई ऑलवेज से दिस लाइन टू एवरीवन. इस साल 20 साल पूरे हुए हैं सारा भाई के. इट्स बीन 2 decades, still not decade. It is on and it will be on. But having said that, body of work which we talk about, तो मुझे नहीं लगता है कि जितने कैरेक्टर्स मैंने किए होंगे शायद किसी ने इंडस्ट्री में किया होगा. एंड आई थिंक 300 फिल्में 400 फिल्में करने वाले अलग हैं, बट टेलीविज़न के मीडियम में, OTT के मीडियम में और फिल्मों के मीडियम में, इफ़ आई टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, आई नॉट वन कैरेक्टर इज सिमिलर टू द अदर कैरेक्टर. द वे आई हैव परफॉर्म्ड, द वे आई एम नॉट सेइंग इट बिकेम अ हिट और सुपर हिट, but it was always accepted. It was never declared flop या किसी ने आपके परफॉर्मेंस पे उंगली उठाई और बोला आपने बहुत ख़राब काम किया है. आई मीन आफ्टर रोसेश आई डिड बा बहू और बेबी. उसके बाद मैंने मिसेस मिस्टर शर्मा इलाहाबाद वाले किया. फिर भूत वाला सीरियल एक था, फिर एक प्रीतम प्यारे और वो, उसमें मैं ड्रैकुला बनता था. देन पोगो के लिए एक फिल्म किया था, उसमें आई वॉज प्लेइंग अ घोस्ट, लवेबल घोस्ट. देन नीली छतरी वाले आई रिप्लेस्ड यशपाल शर्मा जी. आई प्लेड भगवान दास का उसमें कैरेक्टर. उसके बाद एक डिज्नी का एक शो था, या एक्सक्यूज़ मी मैडम, या मैं फिल्मों में बात करूं तो फिर कोटा फैक्ट्री, ये मेरी फैमिली, अभी लियाकत जो प्ले कर रहा हूं. उसके अलावा अभी तेरी बातों में यहाँ तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, अनुराग के साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं. सो सब चरित्र जो हैं एक दूसरे से अलग है. सो आई वॉज इन फैक्ट बिफोर कमिंग टू योर दिस थिंग पॉडकास्ट, आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग टुडे कि अगर मैं अपना एक रील बनाऊँ ना, शो रील 1.5-2 मिनट का, आई मीन इट्स सो मच वर्क आई हैव डन, यू नो. दशावतारम जैसा राजेश तेरे रूप नहीं. एंड बट उतना वेरिएशन आपके अंदर है यार. और इसमें अगेन कमिंग बैक, छोटा शहर ऑफ कोर्स, एंड इट प्लेज अ बिग रोल. ये मेरी फैमिली में अभी 5 अवार्ड्स मिले ये मेरी फैमिली को. उसमें जो किरदार है, एंड आई वाज सीइंग स्टिल ऑफ माइन, आई वाज एक्चुअली रिजेंबलिंग माय मामा जी, यू नो. एंड द वे आई वाज टॉकिंग, आई वाज actually copying him somewhere. We learn characters. हाँ, तो मुझे ना सगे मामा दिख रहा था, मैं दिख भी रहा था. इनफैक्ट मैंने अपनी माई मदर हैज गॉट अल्जाइमर, तो मैंने उनको वो फोटो दिखाया एंड शी सेड, अरे भैया का फोटो कहाँ से मिला तुमको. शी कुड नॉट फील कि मतलब ये मैं हूँ. तो होता है. और वो सिचुएशंस छोटे शहरों में, मुझे याद आता है अचानक, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए, एक बार हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज के दिनों में अपने एक सीनियर की बहन की शादी में गए थे हाजीपुर. और हम लोग लड़की वालों की तरफ से बारातियों के स्वागत में लगे थे.
तो वहाँ कई चीज़ें होती थी, जैसे मैंने सबसे सोफिस्टिकेटेड सा काम सोचा, दही देना होगा, सर्व करना। Correct, और मैंने एक वो दही की हंडी ऐसे उठा ली और मैं देने के लिए जो पालथी लगाकर और बैठे हुए थे सारे लोग, पंगत, और वहाँ मैं दही देने लगा। और अचानक जिनको मैंने, बहुत बुजुर्ग से थे बाराती, उन्होंने मुझे मैथिली में खूब डांट लगानी शुरू कर दी। तो मैं हड़बड़ा गया कि क्या हो गया। तभी एक हमारे सीनियर भागते हुए आए, उन्होंने 1 सेकंड में सेंस कर लिया हुआ क्या है। उन्होंने मुझे वापस से डांटते हुए पूरी दही की हांडी ले ली और उन्होंने हाथ से ही सारी दही उठा के उनके पूरे प्लेट पे, पत्तल पे ऐसे भर दिया। मुझे लगा अब तो बहुत बवाल हो जाएगा, बट दैट जेंटलमैन, द बाराती गाय, वाज एक्साइटेड। और उन्होंने बोला, अरे बेहुदा, तुम्हें पता नहीं कैसे देना है। एंड दैट वाज एन ऑब्जर्वेशन एंड लर्निंग फॉर मी कि भाई ये क्या हो गया। मिथिला में तो बोलते भी है ना कि खाना खाने के बाद 100-150 रसगुल्ला विथ दही इज अ नॉर्मल। और जैसे हम दोनों खाने को बैठे हैं और कोई सर्व करने आया तो मैं बोलूंगा इनको दीजिए और दीजिए, करेक्ट एंड यू विल टॉक ऑन माय बिहाफ, इनको दीजिए और दीजिए। और उसमें भी मना करने का तरीका ये है कि प्लेट अगर यहाँ पे है तो प्लेट के ऊपर आप हाथ नहीं रख रहे हैं, आप यहाँ रख रहे हैं, बीच में प्लेट खाली है, इसमें डल रहा है, इसमें डाले जा रहे हैं। अरे बस अब रहने दीजिए। कि मतलब चाहिए भी, मना भी करें कि बस मतलब देते जाइए। इनफैक्ट यहाँ जो थाली भोग वाले हैं ना, वहाँ पे ऐसे ही खाना चाहिए। अरे मत डालो, बस हो गया। हाँ, तो coming from the legacy of Pangat and such Baratis to a metro where plates are counted, and when you want to have more, don't change the plate because the host will have to pay for 2 plates. Correct. कैसी जर्नी रही आपकी? I know यार, यहाँ पे बहुत होता है। मैंने इनफैक्ट कुछ प्रोडक्शन हाउसेज में सुना है, वो लोग ब्रीफ दे देते हैं कि आप लोग 2 प्लेट्स मत लीजिएगा। करेक्ट। It will be counted as 2. आई नो, मतलब बड़े शहर में छोटी सोच, छोटे शहर में बड़ी सोच। और वो होता है। और हालांकि उतना मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं शुरू मुंबई आया उसमें तो कुछ हैं जो बाद में ट्रोल करेंगे, बोलेंगे नो दे आर कंसर्न्ड अबाउट द वेस्टेज। या एंड दे कैन राइट, सम ट्रोल्स कैन राइट, नॉट आवर काइंड ऑफ शो। जैसे जब मैं मुंबई शुरू आया तो कुछ दोस्तों ने जो यहाँ सालों से रह रहे थे, उन्होंने पूछा, इफ यू आर डन विथ योर डिनर लेट्स मीट। तो मैंने बोला, अब खाना खा ही लिया तो क्या मिलूं? क्योंकि मेरे लिए तो छोटे शहर से आया था, मिलने का मतलब अब खाना पीना भी होगा साथ में। एक और चीज़, हाँ, मैं छोटे शहर और बड़े शहर का बता, एक यहाँ बहुत कॉमन स्लैंग ही मैं मानता हूँ उसको, कि जब भी होता है तो मिलते हैं ना, तो फिर कभी मिलते हैं। अरे यार बहुत दिन हो गया तो मिलते हैं यार। छोटे शहर में अगर आप बोल देते हैं कि अरे मिलते हैं, तो आप यू मेक इट यू नो that you go and meet the person. You make it a point and you lock the date when you time right there. Absolutely. और उसके बाद बात होती है क्या क्या खाओगे। करेक्ट। यहाँ पे है कि आपको अगर किसी को बिहारी शब्द में टरकाना है, तो आप बोलिए कि मिलते हैं। टरकाना, ऑडियंस आप बताएंगे टरकाना शब्द का कोई पर्यायवाची आपके पास हो, कोई सिनोनिम हो, टरकाने का मतलब क्या है, आप क्या समझते हैं, और उसके पर्यायवाची शब्द भी आप बताएं, हमें भेजते रहे। आई नो हमारे कॉलेज सीनियर बड़ा अच्छा एक वीडियो कर रहे थे, तो वही एक आध शब्द से जब पकड़े जाते हैं कि आप बिहार से हैं, तो एक बहुत बोल रहे थे कि फिर मैंने सोचा कि मैं एक्टिंग नहीं करूं, मैं डायरेक्टर बनूं, लेकिन किस्मत हमको ऐसा धकिया दिया ना। किस्मत ऐसा धकिया दिया कि बनना पड़ गया। नहीं, और शुरू हम लोग जब DU आए थे तो तब तो अनडिवाइडेड बिहार था, झारखंड तो बाद में हुआ। करेक्ट। तो अब कोई लड़की बहुत पसंद आ रही है कैंपस में, वेरी प्रिटी, अट्रैक्टिव, और दिल्ली की है। अब उसको डर भी लग रहा है, ये बोलूं कि बिहार से हूं तो पता नहीं बात करेगी कि नहीं करेगी, वी हैव टू डेवलप फ्रेंडशिप। तो उसके तरीके इनोवेट किए जाते थे। तो बातचीत शुरू हुई तो लड़की ने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो उसमें मैं आंसर करता था वी आर आर्यंस। तो वो पूछती थी आर्यंस, वी आर फ्रॉम, वी केम, माय एंसेस्टर्स केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड देन मगधन एम्पायर एंड ऑल ऑफ दैट। पूरी मतलब बिहारी लड़का, उसको बचाने के लिए
उसकी कॉन्फ्लिक्ट इतनी यार आइडेंटिटी ये की। आज तक हम सही बताएं पंकज ये डिसाइफर नहीं कर पाए कि उस समय हम लोग उस फेज में रहे हैं कि हम क्यों इतने इनहिबिशन में थे यार कि हम बिहार से हैं। वही वो मुझे लगता है वो उस समय की मैं कंडीशनिंग तुम रही राइटर हो होगी। इसलिए हम तुमसे पूछ रहे हैं हाँ, सवाल। मुझे ये लगता है एक तो कंडीशनिंग, ऊपर से तमाम अच्छी चीज़ों के बावजूद बहुत सारे बिहारी सीनियर्स कुछ गड़बड़ भी करके प्राउड फील करते थे कि कुछ तोड़ दिया और हम बिहारी हैं, क्या कर लोगे। अरे व्हाट नॉनसेंस मैन, तुम कहीं के भी हो, यू तुम तोड़ फोड़ नहीं मचा सकते। इट्स नॉट लॉफुल कि हाँ तो हैं बिहारी। तो ये जो फ्यूडलिज्म भी कैरी करते थे हम लोग, वो सामंतवाद टूटा बड़े शहरों में आकर। ये भी एक बढ़िया ट्रांजिशन हुआ। करेक्ट करेक्ट। फिर वहां जो कास्ट सिस्टम्स हम लोग लेके चलते थे कि आइसक्रीम देने वाला किस जाति का है, छुआला की ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दैट गोज ऑफ। और बहुत हद तक ना परसेप्शन हम लोगों ने जो बनाया था ना अपने, और खास करके लास्ट 20-25 साल जो एक रेजिम चला था बिहार में गवर्नमेंट या, सो वी नेवर प्रोजेक्टेड आवरसेल्फ अ वेरी डेवलप्ड काइंड या ऑफ इन अ वेरी गुड positive way. We always were either we were made fun of in parliament, Yes. or we were made fun on the news portal. और उसकी वजह से वही प्रतिबिंब और वही रूप दिखता चला गया कि सारे बिहार के ऐसे ही हैं। ऐसे ही। और नॉट जस्ट बिहार, वो एक संबोधन बना दिल्ली में पूरे काउबेल्ट के लिए। Correct. कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, अब बिहारी होगा, हाँ बिहारी। Right. Correct, वो correct, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुआ। लोग ज्योग्राफिकल जो यहाँ बाउंड्रीज मुंबई में आके भैया हो गया। जो भैया हुआ गया, राइट। हाँ, जो इंग्लैंड में जाके पाकिज हो गया, करेक्ट पूरे साउथ एशियंस के लिए। करेक्ट। हर जगह एक एक गाली ने, एक एक संबोधन ने सबको यूनाइट भी Unite किया कराया। और सोचने पर मजबूर किया कि ये है तो क्यों है। ट्रू ट्रू ट्रू। और आज आप देखिए हर जगह प्लेस हैं, लोग अच्छा कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ने भी जैसा डेमोक्रेटाइज किया कि दूर बैठा बिहारी आपको लिख रहा है ब्रो प्रणाम, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कि वो रिस्पेक्ट भी दे रहा है और वो ब्रो भी बोल रहा है, और सारी चीज़ें हो रही है और चीज़ें बदली हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। नहीं और बदलना बहुत ज़रूरी है, खास करके बिहार को लेकर के तो बहुत बदलाव की आवश्यकता है। मतलब मैं बड़ा कभी कभी, इनफैक्ट आई वाज स्पीकिंग टू समवन एंड आई सेड कि यार 3 धर्मों की उत्पत्ति जिस जगह से हुई है, और आप बुद्धिज़्म की बात करें, सिखिज़्म की बात करें, जैनिज़्म की बात करें, बिल्कुल। तीनों रिचेस्ट कम्युनिटी है प्लैनेट का। एंशिएंट इंडिया का कैपिटल। करेक्ट। और आज पुअरेस्ट स्टेट है। सो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो एक बार खाली इस नज़र से भी सोचे ना। हाँ, तो भी क्यों बहुत सारे इन्वेस्टर्स और प्रोडक्शन यूनिट्स गुजरात जाते हैं, बिहार नहीं जाते। एग्जैक्टली। माहौल क्यों और नहीं बन रहा है? एग्रीकल्चर भी आप बोलते हो ना, मैं तो एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। आप जो एग्रीकल्चर होता आ रहा है, पारंपरिक धान, गेहूँ, गन्ना, आप इसके बियॉन्ड उठ ही नहीं पा रहे सब लोग। बहुत फ्यू सेगमेंट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। करेक्ट। उस वजह से बहुत ब्रेन ड्रेन हुआ। हाँ लोग वहां से निकले करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और निकल के बहुत तो अच्छा आई कर थिंक भी कि रहे। मतलब विरासत में बहुत कुछ है जो हमारी जड़ों में अभी भी मतलब ताकत है कि हम कितने बड़े भी ब्रांच बन के फैल जाएं, बट वी आर कनेक्टेड टू दैट रूट एंड वी कैन ऑलवेज गो बैक इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी दैट समथिंग गुड इज हैपनिंग और समथिंग प्रोग्रेसिव इज हैपनिंग। बिल्कुल। हाँ, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक रियासत की तरह भी नहीं देखा जा रहा है। करेक्ट। वो वन ऑफ द मल्टीपल इंजन्स ऑफ द होल कंट्री है। हाँ ट्रू। और उसी तरह आप कहीं भी रहें, जहाँ भी रहें, जड़ों से जुड़े रहें, Right. जड़ों में गड़े रहें, तो आप बेटर दे सकते हैं। वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके बाद की जो जनरेशन है वो कितनी जुड़ी हुई है आपकी पिछली पीढ़ी और गाँव से, छोटे शहर से? यार आना जाना लगा रहता है, जैसे हर, चाहे आप गर्मी की छुट्टी बोल लें, चाहे आप ठंड की छुट्टी बोल लें, तो अब ये है कि पेरेंट्स का एज हो जाने के कारण दे कैन नॉट कम हियर टू ऑफन। ट्रैवल में प्रॉब्लम सो है। हाँ। जो फिट है वो जाइए, मिलिए। बट उनको गया से, मतलब पटना से तो नहीं जुड़ पा रहा हूँ मैं, लेकिन हाँ गया और बर्मा से, गांव से ज़रूर जुड़ रहे हैं। Because their grandfather apparently at the age of 78 is like working in the field. किसानी इतनी कर रहे हैं और इतना पेड़ लगा रहे हैं और decorating the whole farm that it has become a place of excitement for the kids. चाहे वो गर्मी की छुट्टी में आम खाने जाना हो या फिर ठंड में लिट्टी चोखा खाने जाना हो। बिल्कुल। So that connection is देर। there.
Apart from that, only as a human, as a father, as a whatever, I always feel that they should be better than this generation. Oh yes. If I need to be better than my father, my children. बिहार That's में the एक- evolution. अच्छा, लेकिन जहाँ तो बिहार में एक बड़ा ये भी कॉमन है, 40 के बाद ना आपका फिजिकल डीएनए आपको अपने बाप जैसा बैठा देता है. सडनली तुम खा रहे होगे, तुमको लगेगा कि तुम ऐसे ही, तो तुम्हारे पापा भी ऐसे ही खाते हैं, या तुम लेट के बात कर रहे हो, सडनली तुमको ना उनकी आवाज अंदर से आती है. आपके शरीर के माध्यम से वो जी रहे होते हैं. यू नो, आफ्टर 40 यू रियलाइज दैट इज द प्लेस जहाँ पे मुझे लगता है कि बिहार, टिल द टाइम इट इज कमिंग इन योर बॉडी, इट्स फाइन. माइंड में भी जब चलने लगते हैं ना, और फिर आप बिल्कुल वैसे ही बात करने लगते हैं, वैसी ही सोच रखने लगते हैं, तब लगता है कि यार फिर प्रोग्रेस रुक गया मामला. जिस दिन आप किसी पेमेंट को इसलिए रोक देते हो कि आज बृहस्पतिवार है, बस तब आप अपने पिता हो जाते हो, पिता हो जाते हो. दादाजी हो जाते हो कि आज पैसे नहीं देंगे, आज बिफे. बस तो समवेयर आई फील कि they should be connected to that. Because there is lot to work. And lot, if they think they can bring their education, their know-hows or their exposure to a place where they can develop it. I mean, it's an open canvas. They can come and do their own painting here. 3 things that you would like to change in Gaya at this point of time that will help you make. थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, बिकॉज गया, एक तो गया जो है वो बोधगया के शैडो में आ गया है. यू नो, बोधगया बिकेम बिगर देन गया, जबकि गया हैज अ हिस्ट्री विच इज एज ओल्ड एज काशी. छठ की उत्पत्ति जो है वो गया से हुई है. छठ पहली बार जो मनाया गया है वो गया में ही मनाया गया है. विष्णुपद, जहाँ पे आप अपने पैतृक उसके लिए क्या बोलते हैं, पिंडदान करने के लिए जाते हैं, वो गया में है. बोधगया तो है ही, बोधगया तो खैर एक टूरिस्ट वाला एंगल हो जाता है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक चीज़ है. आई थिंक कि सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन गया इज स्पिरिचुअल एग्रो टूरिज्म. बिकॉज ज़मीन बहुत फर्टाइल है, लैंड बहुत अच्छी है वहाँ की. वहाँ पे थोड़ा सा जो बोधगया लोग आ रहे हैं ना, तो स्पिरिचुअलिटी भी हो, बट साथ में एग्रो भी हो, एग्रो टूरिज्म भी हो, क्योंकि वहाँ पे स्कोप है बहुत ज़्यादा करने का. उसके अलावा आप गया को नहीं बदल सकते हैं. जो उसकी पहचान है वो है, वो जो टेम्परामेंट है वो है, वो है. गया का जो स्वैग है वो है. मतलब कि तुम जानते नहीं हो हम किसके, हम किनके लड़के हैं. और मुंबई में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप बदलना चाहते हैं? मुंबई को अब बदलना मुश्किल है. आप in fact, it's better to work on yourself than working on Mumbai. Rather the better question should be कि गया की, अपने छोटे शहर की वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप मुंबई वाले घर में रखना चाहते हैं हमेशा, which makes you happy? चाहे वो कोई वैल्यू सिस्टम है, कोई प्रैक्टिस है, कोई आर्टिफैक्ट है. आर्टिफैक्ट वगैरह तो नहीं है, नथिंग. आई थिंक मोर ऑफ कोई प्रैक्टिस हो. प्रैक्टिस वही लग रहा है जो शुरू में ही बात किया कि पराठा भुजिया इज वन ऑफ द प्रैक्टिस. एंड यू वांट दैट टू रिमेन अ स्टेपल डाइट. हॉस्पिटैलिटी जो है कि कोई घर आए, मेहमान को आप मेहमान न माने. बट बहुत सारे लोग होते हैं ना कि हम लोग ड्राइंग रूम के बियॉन्ड बड़े शहरों में नहीं जा पाते. मेरे घर में कोई भी आता है, द फर्स्ट प्लेस आई टेक देम इज टू द किचन. यहाँ बैठो ना, यहाँ बात करते हैं. और मैं भी किसी के घर में जाता हूँ ना, द फर्स्ट थिंग आई इन्वेड इज किचन. आई जस्ट लव, आई वॉक, आई पिक अप यूटेंसिल्स. दैट्स द प्लेस आई फील दैट इट्स मी. यू नो, मुझसे अगर फॉर्मल ऐसे बैठा करके सोफे पे ना, एक पॉइंट के बाद फिर 15 मिनट के बाद होएगा अच्छा पे निकलता हूँ. अदरवाइज it is more, I feel, at home, at ease, the day you bring the person to your kitchen, not to your bedroom, obviously. This reminds me from your kitchen. While I was growing up, मैं हमेशा सोचता था कि जब मेरा अपना घर सेटअप होगा, तो वहाँ पे जाति, धर्म, संप्रदाय
के नाम पर बर्तन अलग अलग नहीं होंगे, खाने की प्रैक्टिस के नाम पे बर्तन अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन पूजा का बर्तन अलग हो जाता है, जैसे हम खुद छठ करते हैं ना, हाँ ऑफ कोर्स, तो छठ इज द प्योरेस्ट थिंग, तो yeah, वो बर्तन मेरा अलग है, हाँ। बिकॉज वो नहीं, मम्मी आमतौर से पे लेके आया मैं। पूरा ये नहीं कि दो किचन हो जाए, नहीं सब, नहीं, वो ऐसा वो वाला तो नहीं होता। संभव ही नहीं है। वी ईट इन द सेम प्लेट, Yeah. बट तुम सही बोल रहे हो, ये शुरू में काफी होता था जब आप अपना बनाना चाह रहे थे, उस समय आपका ये जो परवरिश है और ये सारी चीजें ना प्ले करती है आपके माइंड में, यू वांट टू ब्रेक दैट, Yeah, ईदर यू फॉलो इट और यू ब्रेक इट, सो योर ओन ड्राइवर, योर ओन मेड, व्हेन दे ईट या ऑन दैट सेम प्लेट, plate. शुरू में बता रहे आज से 20 साल पहले, हाँ। तो ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है? इसका बर्तन अलग नहीं है। बहुत ब्यूटीफुली मुझे याद है गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप की जो फिल्म है, एक सीन है जहाँ पे एक मेहमान आता है और तीशू भाई का जो कैरेक्टर है वो कहते हैं चाय वाय पिलाओ, और धीरे से उनकी वाइफ कान में पूछती है कि कांच वाले ग्लास में देना। करेक्ट, यू नो, एक छोटा सा हिंट मात्र है, लेकिन वो पूरी एक संस्कृति को रिफ्लेक्ट करवाने वाला है, correct, कि भाई कांच के बर्तन एक स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी के लिए अलग रखे जा रहे हैं और बाकियों के लिए अलग। तो मैं इन कांच के बर्तनों को तोड़ देना चाहता था और उन किंवदंतियों को और उन पूर्वाग्रहों को तोड़ देना चाहता था। तो आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग व्हिच आई एम गेटिंग देयर, कि ये चीज हमारे यहाँ ना हो। इस चीज को लेकर के कितना झगड़ा होता था, बाप रे बाप, मम्मी से तो खास करके बहुत झगड़ते थे कि क्या है, मतलब ऐसा क्या गलत है तो वही खून है और वही हार्ड मांस का इंसान है। नहीं, और मेरे ननिहाल में तो 1 डिग्री आगे था, वहाँ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सखरी। सखरी इज अ कॉन्सेप्ट जो जूठा से अलग है। उसमें है कि किचन में अगर कुछ चीजें हैं, यू कांट टच इट, वो सखरी हो जाएगा, हाथ धो लो। तो मैं बोलता था यार कुछ है, दाल बना रहे हो आप, तो उससे गैस इज सकरी, द स्लैब इज सकरी, द फर्श इज सकरी, ऑल द वॉल्स, होल होम, होल अर्थ इज सकरी। बहुत दिन बाद हम सकरी सुन रहे हैं यार। सकरी, हाँ, सो द कॉन्सेप्ट ऑफ सकरी। यस, बाप रे। तो ये सब हम लोग अपने साथ जो है लेकर, लेयर्स और सीख छोटे शहरों से, और कई लड़कियां माँ से सेफ्टी पिन लेकर बड़े शहरों में आकर और उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है, और चीज़ें चल रही हैं। महिलाओं में तो खैर है काफ़ी, they have, I mean they carry that legacy. हाँ, they carry. I remember someone from my family जो हॉस्टल में गई और बिस्किट खा के, जैसे 4 बिस्किट खाने के बाद वो स्टेपल कर देती थी ऊपर, कि कोई और ना खाए और हवा ना लगे। करेक्ट। तो ये मुझे बड़ा अनयूजुअल लगता था, क्योंकि हम लोग वी ग्रू अप इन अ फैमिली ऑफ मोस्टली बॉयज, तो पैकेट खुला तो वो खत्म होना है, रखने का कॉन्सेप्ट नहीं था। एक और चीज़ जो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे गांव में ना कौवे ख़त्म हो गए। मैं बड़ा इस बार गया तब मैंने नोटिस किया, मैंने कहा यार मेरे यहाँ पे मुंबई में मेरे किचन के खिड़की पे 6 कौवे रोज सुबह बैठते हैं, और गांव में ही नहीं है। और ये कौवे जा कहाँ रहे हैं यार, सब शहर में दिख रहे हैं। और मुझे कौवों को देखकर हमेशा लगता था बचपन से कि सरकार को, देशों को, सिस्टम्स को नगरपालिका, म्यूनिसिपैलिटी बनाने की प्रेरणा कौवों से मिली है, क्योंकि कौवे जाके जो वेस्ट चीज़ें उठा के ले जाते थे। करेक्ट। तो ये जो वेस्ट मैनेजमेंट में देखता था बीएमसी और दूसरे शहरों के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को करते हुए, तो मैं पीछे जाता था विजुअल्स में, मुझे लगता था कौवों से ये प्रेरणा मिली होगी हाउ टू मैनेज वेस्ट। बट कॉन्शियसनेस इज एज क्लोज एज ह्यूमन। यस, कौवों का शायद इसीलिए पिंडदान जब किया जाता है तो कौवों को ही खिलाया जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये मान्यता है या लॉजिक है या साइंस है कि आपके पूर्वज जो हैं दे कम इन फॉर्म ऑफ अ क्रो टू जस्ट यू नो कि जो बचा कुचा तुम्हारा है मेरे साथ तुम मुझे दे दो, मतलब लेट अस उधार खत्म करो, वहाँ से उसका इस तरह का, वहाँ से इस तरह से कनेक्शन है। सो हमेशा पिंडदान में कौवों का है, बिल्कुल है। एग्जैक्टली। और ये जो बहुत मशहूर किरदार, कालजयी किरदार जो शेष का आपने किया, व्हाट वाज द रेफरेंस? क्योंकि कौवे की आवाज थी मेरी। हाँ रियली वो तो मतलब दैट्स माइंड ब्लोइंग। वो एक पोएट्री अगर आप वो सुना दें। ये पोएम बहुत लोगों को अच्छा भी लगता है, और ये पोएम
लोगों को लगता है कि वाह क्या आपने रिसाइट किया था, बट मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि ये पोएम एक रोल रिवर्सल हुआ था जिसमें सतीश जी वाज प्लेइंग रोसेश, ओके एंड दिस पोएम वाज एक्चुअली रिसाइटेड बाय हिम, ओके। बट पीपल नो दैट दिस पोएम वाज सेड बाय मी। जो भी देखेगा एपिसोड उसको समझ हम में आ सब जाएगा। तो निमित्त मात्र हैं। हाँ, कठपुतली के खेल के कठपुतली- हत्यार है। हाँ तो प्लीज हमारे ऑडियंस को अगर तो सुना वो है दें। मामा का पर्स वाला पोएम है एक। मामा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। मामा के पर्स में रखा टिश्यू पेपर करता है पसीने का इलाज और लिपस्टिक हो जैसे होठों का नाज। मामा का पर्स जैसे हॉस्पिटल की प्यारी कोई नर्स। वो भी वाओ मोमास बॉय सुपर्ब। अच्छा इस कैरेक्टर की रेफरेंस क्या रही होगी आपकी? यार कोई रेफरेंस नहीं था, बहुत मुश्किल था। तो खुद innovate- आतिश भाई जो राइटर हैं उनका कजन है जो शायद क्लोज रिजेम्बलेंस, बट मैं कभी नहीं मिल पाया। तो You imagined and- हाँ, बिकॉज आतिश भाई ने परफॉर्म किया था ये मेरे सामने। The voice was as close to this, but he knew it, so he could do it. हाँ. For me, it was like I had to अभी इस बच्चे को जन्म देना है, मतलब एक नया किरदार बनाना है। तो I think कि over the period बोलते काफ़ी ट्राई किया, बिकॉज वो पूरा बास का ट्रेबल होना और वो जो मतलब मिक्स करना ना हाँ। कि यू नो वेरी गुड। बाद में मैंने मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ग्रेट एक्टर, बाद में मुझे लगा कि सैफ अली खान साहब का जो पहली की जो फिल्में थी ना, हिज वॉइस वाज वेरी मच लाइक रोसेश। वाओ इट वाज Yeah. क्लोजर टू दैट। Closer to that. या बट वो बाद में समझ में आया जब आप बोलते गए ना। हाँ एक पॉइंट पे तो कैकोफोनी हो गई थी आवाज खुद के लिए। और उनकी भी जो जर्नी है आपने याद दिला दिया तो नवाब साहब, वो वाओ टू लंगड़ा त्यागी, व्हाट अ जर्नी। एंड आफ्टर दैट उसमें भी या दिल चाहता है, दिल चाहता है, क्या रोल्स थे यार। उफ। तो मैं हमेशा उन्हें राहुल द्रविड़ की तरह देखता हूँ, जो बहुत अच्छा खेलते रहे, लेकिन उसी समय टीम में एक सचिन भी होता है जो सेंचुरी मार के मैन ऑफ द मैच ले जाता है। तो उधर ध्यान शायद नहीं जा रहा हो कि किसी और की ब्लॉकबस्टर हो गई, बट ही हैज बीन देयर और लगातार करते रहे अपने हिसाब से। राइट। तो ये वहीं से रोसेश पकड़ में आया था। और as we progressed in the episode, Yeah. the voice became even refiner, because पहले शुरू में हल्का बेस था, फिर धीरे धीरे वो एकदम ही काटना पड़ा। So I think second schedule और third schedule वो सेट हो गया। I was set with the voice. जो छोटे शहरों से अपने सपने लेकर उनको साकार करने के लिए बड़े शहरों में मूव कर रहे हैं यंगस्टर्स, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहूँगा यार कि एक चीज़ है जो आपको किसी भी तरह से कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, आजकल जो ये कॉमन वर्ड्स हो गए हैं और कॉमन लाइफस्टाइल ही हो गया है, ओ आई एम डिप्रेस्ड दीज डेज, हैज बिकम लाइफस्टाइल। सो आप इन सब चीज़ों में ना पड़ें, उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आप अपने एजुकेशन को ना छोड़ें। यू कंप्लीट योर एजुकेशन, यू फिनिश एज मच स्टडी एज पॉसिबल, बिकॉज वही है जो अल्टीमेटली बाद में आपको ऐसे सिचुएशन से निकालने में काम आता है। सो डू नॉट टेक इट ईजी, एंड कोई भी चीज़ ना हल्के में नहीं होती है। यू हैव टू devote yourself, you have to be focused, and you have to prepare yourself. Yes. And education helps in that. So It helps you मुलगी evolve. शिकली प्रगति झाली. It helps you evolve. Yeah, and that. So finish your education. उसके बाद आप सही गलत क्या आपके लिए काम है, आपके अपने एजुकेशन से आपको क्या फ़ायदा हुआ, और फिर उस हिसाब से आप अपने प्रोफेशन को चूज करें. जस्ट डू नॉट जंप बिकॉज इट हैज़ ओनली ग्लैमर इन इट. Yeah. इट हैज़ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. हमें वो जो दिख रहा है सिर्फ वही दिखता है, हाँ. उसके पीछे की मेहनत रात को 3 बजे आकर के अगर सुबह 12 बजे आपके साथ हैं हैं तो हो सकता है कि बीच में किसी ने नाश्ता नहीं भी किया, नहीं भी किया होगा, और हो सकता है लंच की भी व्यवस्था ना हो, और वो आदमी उसके लिए आम भी लेके आया. आम भी लेकर आया देवगढ़ है, से. और वो आदमी क्योंकि खुद को खास समझ रहा है तो खुद खाएगा और दोस्त को नहीं खिलाएगा. तो ये बात आम और खास के बीच में. सुपर्ब, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. जैसा सबको मैं बोलता हूँ वैसा नहीं बोल रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मज़ा आ गया.
राजेश, और हम लोग फिर बैठेंगे, फिर बातें होंगी, खूब सारी कहानियाँ हम लोग करेंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस पॉडकास्ट, दिस इज़ अ वेरी यूनिक थिंग। मैं वही सोच रहा था कि जो आदमी इतनी अच्छी चीज़ें लिखता है वो बोलता भी कितना अच्छा होगा। शुक्रगुजार हूँ मैं। तो आपने ये शुरू करके इन लोगों पे जो दर्शक हैं उन पे भी एहसान किया है कि यू आर गिविंग अ ब्यूटीफुल कंटेंट विच नॉट एवरीवन इज टैपिंग टू। सो लोग थका देते हैं कि सवाल पूछ करके पका देते हैं, बट एक आदमी के अंदर और भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जिसको आपको थोड़ा टैप करना होता है। उसकी जर्नी है, उसका उद्भव है, बतौर राइटर एंड बतौर एंकर यू आर थैंकफुली ब्रिंगिंग समथिंग न्यू। और इस पॉडकास्ट में हर एपिसोड की तरह हम लोग इसको फिनिश करते हैं ये कह के अपने गेस्ट के साथ, वी लव यू ऑल। या लेट्स 1 2 3 we love you all. It gave me the kiss now. Thank you so much, Rajesh, for